हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप के मॉर्गेजेस के बारे में। मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, इन सब के बारे में। आज की वीडियो से हम चालू करेंगे मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के राइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 60, सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 60 की। उसमें बताया गया है राइट ऑफ रिडेम्पशन। राइट ऑफ रिडेम्पशन एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट है मॉर्गेजर का। इसमें बताया जाता है कि मॉर्गेज मनी को पे करने की जो ड्यू डेट होती है, उस वक्त मॉर्गेजर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए जितना भी लोन लिया है उतने को चुका दे, और उसको चुकाने के बाद में अपनी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसको वापस रिडीम कर ले। इसको कहते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। ऐसे राइट को एनफोर्स करने के लिए जब मॉर्गेजर कोर्ट के अंदर सूट फाइल करता है तो उसको कहते हैं सूट फॉर रिडेम्पशन। इसमें होता यह है कि जिस टाइम मॉर्गेज मनी ड्यू हो जाती है उसके बाद में मॉर्गेजर के पास एक ये राइट आ जाता है कि इस वक्त से अब आप मॉर्गेजी को कह सकते हैं कि मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, या तो आप पैसे टेंडर कर देते हैं या पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद में फिर आप मॉर्गेजी को बोलते हैं कि आपके पास मेरे प्रॉपर्टी की जितने भी टाइटल डीड्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप मुझे वापस दे दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पोजीशन में हो प्रॉपर्टी तो उसकी प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर मैं मेरी कॉस्ट के ऊपर आपको ये बोलूँगा कि आप मेरी कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र की गई है उसको आप वापस ट्रांसफ़र कर दीजिए। आगे बोला गया है कि राइट ऑफ रिडेम्पशन तब तक यूज़ किया जा सकता है जब तक कि पार्टीज या कोर्ट के एक्ट के द्वारा वो राइट रद्द नहीं हो गया, वो राइट ख़त्म नहीं हो गया हो। ये बात करेंगे हम आगे जब हम फोरक्लोजर के बारे में बात करेंगे। फिर आगे इसमें बोला है कि ऊपर लिखी हुई बातों का इस बात में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करना चाहेंगे उस वक्त आप मुझे पेमेंट का या फिर ऐसे रिडेम्पशन का नोटिस देंगे। ऐसा मॉर्गेजी मॉर्गेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा रिडेम्पशन 3 तरीके से हो सकता है। या तो सबसे पहले जो मॉर्गेजी को आप पेमेंट कर दें, ठीक है, बेसिक है, इससे आप कर सकते हैं। सेकंड, कोर्ट के अंदर आप पेमेंट करके भी रिडेम्पशन कर सकते हैं। या थर्ड, आप रिडेम्पशन के लिए सूट फाइल करके भी अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं। फिर इसमें आगे लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक प्रॉपर्टी के शेयर पे ही सिर्फ इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के शेयर के इंटरेस्ट के होते हुए अपनी उस प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं कर सकता। मतलब एक प्रॉपर्टी के एक पर्टिकुलर शेयर को रिडीम नहीं कर सकता, आपको प्रॉपर्टी पूरी ही रिडीम करनी होगी। इसमें ये कब होता है, जब जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी और मॉर्गेज के बाद में मैंने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा किसी व्यक्ति को बेच दिया, तो जो परचेजर है उसके पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो मैंने उसको बेच दी है उस हिस्से को रिडीम कर ले। रिडेम्पशन होगा तो पूरी प्रॉपर्टी का ही रिडेम्पशन होगा। इसमें एक्सेप्शन ये दिया गया है कि ऐसा रिडेम्पशन तब हो सकता है कि जब या तो एक ही मॉर्गेजर था वो, या जब एक से ज़्यादा मॉर्गेजी थे तो उन सब ने मिलके जो मॉर्गेजर का जो शेयर है वो सब उन्होंने एक्वायर कर लिया हो, तब वो अपनी प्रॉपर्टी का रिडेम्पशन कर सकते हैं। वरना प्रॉपर्टी का अलग से रिडेम्पशन नहीं हो सकता, पूरी ही प्रॉपर्टी का रिडेम्पशन होता है। अब हम आगे बात करेंगे क्लॉग ऑन रिडेम्पशन के ऊपर। बैरेट के अंदर क्लॉग ऑन रिडेम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम रिडेम्पशन की बात करते हैं। जब हम राइट के रिडेम्पशन की बात करते हैं तो क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्लॉग ऑन रिडेम्पशन होता क्या है? क्लॉग से हमें पता लगता है फंसना, रोकना। तो बेसिक ही हमें ये पता लग रहा है कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का मतलब ये है कि जो रिडेम्पशन का राइट है उसके ऊपर रोक लगाना। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के रिडेम्पशन के राइट के ऊपर क्लॉग नहीं लगा सकता। मतलब मैं अपनी जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करूंगा तो मॉर्गेजी और मेरे बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि मेरा जो रिडेम्पशन का राइट है मैं उसको वेव कर रहा हूँ, या जो मॉर्गेजी वो ऐसा नहीं कह सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख लेते हैं कि आप अपने रिडेम्पशन के राइट को यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा जो भी पॉइंट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा वो इनवैलिड होगा, वो वॉइड होगा। किसी व्यक्ति के रिडेम्पशन के राइट के ऊपर क्लॉग नहीं लगाया जा सकता। सेक्शन 60A के अंदर ये बोलता है कि मॉर्गेजर के पास जब रिडेम्पशन का राइट होता है तो उस वक्त उसको जो जो कंडीशन फुलफिल करनी होती है जिससे उसका री ट्रांसफ़र का राइट अराइज हो, वो सब कंडीशन फुलफिल करने के बाद में वो चाहे तो मॉर्गेजी को कह सकता है कि मुझे री ट्रांसफ़र करने की जगह आप ये जो थर्ड पर्सन है ना, उसको आपका जो डेट था मुझे आपको चुकाना था वो असाइन कर दीजिए, और वो जो प्रॉपर्टी मैंने एज अ सिक्योरिटी आपको दे रखी थी वो इसको दे दीजिए। ये होता कब है? ये तब होता है जब मैं पहले मॉर्गेजी से पीछा छुड़ाने के लिए एक नए व्यक्ति से उधार ले लेता हूँ और उसको सेम प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दे देता हूँ, एज अ सिक्योरिटी दे देता हूँ। तो यहाँ होता ही है कि मैंने एक व्यक्ति से पैसे ले लिए उधार
और जो पहला जो मेरा उधार का खाता चल रहा था उसको मैंने क्लोज कर दिया, और जो पहला मॉर्गेज था उसको मैंने बोला कि आपके पैसे तो आपके पास पहुंच गए, लेकिन आपको जो मुझे डेट चुकाना था अब वो आप असाइन कर दीजिए इस थर्ड पर्सन को, और जो प्रॉपर्टी आप मुझे रीट्रांसफर करोगे ना उसकी जगह आप उस व्यक्ति को दे दीजिए, उसके पास एज ए सिक्योरिटी अब वो प्रॉपर्टी रहेगी। और ऐसे केस के अंदर जो मॉर्गेजी है ना, वो मैंने जो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए बाउंड रहेगा। इससे होता ये है कि मॉर्गेज जो है ना वो ख़त्म नहीं होता, वो ज़िंदा बना रहता है, बार बार फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर सीधा इतना होता है कि एक व्यक्ति का जो डेट था वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया, इसलिए मॉर्गेज एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, लेकिन वो ज़िंदा रहेगा, वो अलाइव रहेगा। सेक्शन 60A का जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर बोल रहा है ये जो राइट है थर्ड पार्टी के ट्रांसफ़र करने का, ये राइट मॉर्गेजर के पास भी रहेगा और कोई जो एनकम्बरेंसर है उसके पास भी रहेगा। मतलब या तो मॉर्गेजर करा ले, या जो बीच में व्यक्ति आ गया, जो एक नया एनकम्बरेंस जुड़ गया है, वो व्यक्ति भी वो ट्रांसफ़र के लिए बोल सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि मॉर्गेजर का जो राइट है ना उसके ऊपर जो एनकम्बरेंस है, एनकम्बरेंसर जो है उसका राइट प्रिवेल करेगा, भले ही बीच में कोई दूसरा अगर इंटरमीडिएट एनकम्बरेंस भी हो। लेकिन यहाँ पे भी बोला गया है कि जो एक एनकम्बरेंसर है उसका राइट जो है वो दूसरे इनकम्बरेंसर के ऊपर प्रिवेल करेगा। मतलब जो पहला इनकम्बरेंस बना था ना, जो पहला इनकम्बरेंसर था जो बीच में पहले आया, उस वो प्रिवेल करेगा जो बाद में इनकम्बरेंस जुड़ा है, जो बाद के अंदर जो जैसे मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी दो और आगे के लोगों को, तो यहाँ पे जो पहला जो मॉर्गेजी है वो प्रिवेल करेगा मेरे ऊपर भी, और उसके बाद में जितने भी मॉर्गेजी आए ना उनके ऊपर भी वो उसका जो राइट है ट्रांसफ़र कराने का वो प्रिवेल करेगा। फिर सबसेक्शन 3 के अंदर ये बताया है कि ये जो राइट है ये ऐसे मॉर्गेजी के पास नहीं होगा जो कि प्रॉपर्टी की पोजीशन में है या फिर जिसके पास कभी प्रॉपर्टी की पोजीशन रही हो। आगे सेक्शन 60B की भी बात कर लेते हैं। सेक्शन 60B के अंदर बताया गया है राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें ये बताया गया है कि जब मॉर्गेजर का जब तक रिडेम्पशन का राइट है तब तक उसके पास ये भी राइट रहेगा कि उसने अगर मॉर्गेजी को अपने टाइटल डीड्स या मॉर्गेज डीड जो कुछ भी दे रखी है वो उन टाइटल डीड्स और मॉर्गेज डीड का इंस्पेक्शन करने के लिए बोल सकता है कभी भी, और उनकी कॉपीज़ बनाने के लिए भी, कॉपीज़ बना के अपने पास रखने के लिए भी बोल सकता है। इसके अंदर ये है कि लेकिन वो इस चीज़ की कॉस्ट पे करेगा मॉर्गेजी को, जितनी भी मॉर्गेजी की कॉस्ट लगेगी ऐसे इंस्पेक्शन करवाने में, ऐसे कॉपीज़ बनवाने में, वो मॉर्गेजर मॉर्गेजी को पे करेगा। सेक्शन 60A और 60B के बारे में एक याद रखने वाली बात यह है कि ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था 1929 के अंदर, उसके बाद ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर इंसर्ट हुए थे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 61 की। सेक्शन 61 के अंदर बोलता है कि मॉर्गेजर ने अगर अपनी 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेम मॉर्गेजी को मॉर्गेज की हुई है और उनका जो पेमेंट है वो अब ड्यू हो चुका है, तो ये मॉर्गेजर का राइट है कि वो या तो उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले मॉर्गेज करी उसी को पहले रिडीम करे, उसकी जो मर्ज़ी है वो उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, या चाहे तो 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी प्रॉपर्टी है उनमें से उसका जो भी मन हो उस प्रॉपर्टी को पहले रिडीम कर सकता है। लेकिन सेक्शन 61 के अंदर ये बात बोली गई, इट इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। मतलब अगर उन दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि नहीं आप जो पहले आपने मॉर्गेज करी थी वही लेंगे या फिर सब साथ में ही लेंगे, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वहाँ पे जो मॉर्गेजर का राइट है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे मॉर्गेजर के पास ऐसा कोई राइट नहीं रहता। सेक्शन 61 से रिलेटेड एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन। ये इंग्लैंड के अंदर प्रिवेल करता था। इसके अंदर ये बोला गया था कि जो मॉर्गेजी है उसके पास ये राइट है कि वो मॉर्गेजर को बोल सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उन सब का पेमेंट ड्यू हो चुका है, अब आप सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही रिडीम करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी कंसोलिडेट होगी और सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही रिडीम होगी। लेकिन इसको अबॉलिश कर दिया गया था इंग्लैंड के अंदर। इंडिया के अंदर इसको पार्शली बोल सकते हैं एक्टिव है, क्योंकि ये जो लाइन लिखी हुई है इन एब्सेंस टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, इसके अंदर ये हो सकता है कि दोनों पार्टी मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकती है कि हाँ सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही रिडीम की जाएगी, कोई अलग से रिडीम नहीं की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने की खबर जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो भी सुझाव है वो मुझे दें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने जितने भी पहले के वीडियोस दे रखे हैं उनका लिंक दिया हुआ है, वो भी ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।